प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 के गणित और इसमें हमने अपना तीसरा अध्याय जो कि है संख्याओं के साथ खेलना प्रारंभ कर दिया है। और हमने इसमें पूर्व में चर्चा कर ली है गुणज, गुणनखंड और उन्हीं पे आधारित हमने प्रश्नावली 3.1 के सवालों को भी कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ जो कि है अभाज्य और भाज्य संख्याएं। जैसे कि इनके नाम से कुछ कुछ हमें हिंट लग रहा है, अभाज्य और भाज्य, अर्थात ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होने वाले। जैसे कि हम अपने हिंदी में कई दफ़ा बात करते हैं ना विलोम शब्द की, बिल्कुल जैसे शांत अशांत, तो वो दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं ना, बिल्कुल। तो ऐसा ही कुछ कुछ हमें समझ तो आ रहा है कि भाज्य और अभाज्य संख्या एक दूसरे की उल्टी हैं, लेकिन किस आधार पर उल्टी हैं, इनमें ऐसा क्या है वही तो सीखना चाह रहे हैं ना। तो इसके लिए हमें वीडियो को आगे तक ले जाना पड़ेगा, ठीक है, और आप इसके लिए हमारे साथ जुड़े रहने वाले हैं। तो बेटा बच्चों, जैसे कि बात करें यहाँ पे भाज्य संख्याएं, तो हम पूर्व में जब कभी हमने भाग देना सीखा था, तो अगर आपको याद हो तो वहाँ पर जो बीच में संख्या लिखी जाती है भाग के अंदर, उसे क्या कहते हैं, भाज्य, बिल्कुल। और जो बाहर होती है उन्हें कहते हैं भाजक, और अगर शेष बचता है तो शेषफल, और जो उत्तर होता है वो क्या होता है हमारा, भागफल। याद आ रहा है ना। तो भाज्य का मतलब संख्या तो अंदर जाने वाली। कुछ कुछ समझ में आ रहा है, भाग जाएगा, और अभाज्य भाग नहीं जाएगा। और अच्छे से समझने के लिए हम इसको वीडियो को आगे चलाते हैं, ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ संख्याएं लिखी हैं जो कि 1 से लेकर के 12 तक है, ठीक है। और अब हम इनमें चेक करने वाले हैं कि किन किन का भाग इनमें जाने वाला है। बिल्कुल भाग की बात हो रही थी ना भाज्य में, अर्थात मैं प्रत्येक संख्या को कोष्टक के अंदर डालने वाली हूँ और फिर देखने वाली हूँ इसमें किस किस का भाग जा रहा है। और हम अगर बात करें मोटे तौर पे जिसका पूरा पूरा भाग जाता है, अर्थात शेष कुछ भी नहीं रहता, वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं हमारे गुणनखंड। हम ये सारी चर्चा कर चुके हैं ना। तो एक में पूरा पूरा भाग जाने के लिए हम किसका भाग देने वाले हैं, बिल्कुल हम एक का ही भाग देंगे ना। और फिर हमारे पास शेष क्या रहने वाला है, 0। तो आप देख पा रहे हैं एक का गुणनखंड 1, और वास्तव में अगर इसकी गिनती करें तो कितने गुणनखंडों की संख्या है, 1। अभी हो सकता है आपको ये बात समझ में नहीं आ रही होंगे, तो ठीक है, इसके लिए एक बार आप रुक जाइए। चलते हैं अगली संख्या पर जो कि संख्या हमारी क्या है, 2। तो अब हम क्या करने वाले, 2 के अंदर जांचना चाह रहे हैं कि इसमें किस किस का पूरा पूरा भाग जा रहा है। पूरा पूरा भाग जा रहा है या गुणनखंड है, बात एक ही है ना। तो हम जैसे पूर्व में चर्चा कर चुके हैं, 2 में 1 का पूरा पूरा भाग जाता है, ठीक है ना। और 2 में किसका पूरा पूरा भाग जाता है, 2 में 2 का भाग भी तो जाता है ना। कितनी दफ़ा जाता है, 1 दफ़ा जाता है। तो यहाँ पे भी शेष क्या रहने वाला है, तो हमने देखा यहाँ पर भी कि 1 में केवल 1 का भाग जा रहा है, ठीक है, जबकि 2 में 2 संख्याएं किस किस का, 1 का और खुद संख्या का भाग जा रहा है। तो 2 में किस किस का भाग जा रहा है, 1 का और 2 का, ये इसके गुणनखंड हो गए, ठीक है ना। तो ऐसे ही आगे चलते हैं हम। अगली संख्या हमने क्या ली, 3। अब 3 में किस किस का भाग जाता है, 3 में आप ये बात तो अच्छे से जानते ही हैं और हम पूर्व में चर्चा भी कर चुके हैं, 1 का अपने आप में भाग जाता है, प्रत्येक संख्या में जाता है, खुद में तो जाता ही है, इसके अलावा प्रत्येक संख्या में भाग जाता है। या यूँ कह लीजिए कि 1 प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है, ये हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। साथ ही साथ हमने ये चर्चा भी की थी कि वो संख्या खुद का भी उसमें पूरा पूरा भाग जाता है, अर्थात वो संख्या भी उसका गुणनखंड है। तो अगर हम देखें यहाँ पर 3, तो 3 में 1 का भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा, ये तो दोनों होने ही होने, ठीक है ना। उसके अलावा आप सोच के बता सकते हैं क्या 3 में किसी और का भाग जाता है, बिल्कुल नहीं जाता, क्योंकि 3 में 3 के अलावा 2, 3 से 1 और 3 के बीच में तो संख्या क्या बचती है, केवल 2, है ना, और 2 का भाग तो नहीं जाता। आगे चलते हैं 4। तो 4 में हम पहले से जानते हैं कि 1 और 4 का भाग तो जाना ही जाना है। उसके अलावा कौन सी संख्या का पूरा पूरा भाग जा सकता है, बिल्कुल 2 का पूरा पूरा भाग जा सकता है, क्योंकि 2 दूनी 4 होता है। तो 1, 2, 4 इसके क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। ऐसे ही 5 में किस किस का भाग जाएगा, 1 और 5 का तो जाना ही है। इसके अलावा आप बताएं कोई और संख्या जिसका पूरा पूरा भाग जाता है, बिल्कुल नहीं जाता, इसलिए यहाँ पे केवल 1 और 5 लिखें जो गुणनखंड है, पूरा पूरा भाग जाता है, गुणनखंड है ना। वापस से बता रही हूँ आपको ये बात। ऐसे ही अब 6 की बात करते हैं, तो 6 के गुणनखंड क्या होने वाले हैं, 1 और 6 तो होना ही होना है, ये तो हम जानते हैं। उसके अलावा 6 में और किस किस का भाग जा रहा है, बिल्कुल 2 का भाग जा रहा है 3 दफ़ा, और 3 का भाग जा रहा है 2 दफ़ा। तो हमने यहाँ पे देखा 1, 2, 3, 6, इसके कितने गुणनखंड हो गए, 4। अब आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे बात का मतलब, बिल्कुल इनकी गिनती करी 1, इनकी गिनती करी कितने हैं, 2, इनकी गिनती करी कितने हैं, 2, और इनकी गिनती करी तो कितने हैं, ये 3। गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 3। ऐसे ही इसकी संख्या हो गई 2 और इसकी संख्या हो गई 4। आ रही है ना बात समझ में। चलते हैं आगे 7 की तरफ। तो 7 में केवल 1 और 7 का भाग जाता है, तो 1 और 7 ही गुणनखंड है, अर्थात गुणनखंडों की संख्या कितनी हुई, 2।
8 की बात करें तो अब आप समझ पा रहे होंगे 1 का भाग और 8 का तो जाने ही, 2 और 4 का भाग भी जाएगा पूरा। हम केवल पूरा भाग जाने वालों की बात करें। ऐसे 9 में 1, 3 और 9, 10 में 1, 2, 5, 10, और ऐसे ही 11 में 1 और केवल 11 का। ऐसे 12 में आप देख रहे हैं थोड़ी संख्या बड़ी है, 1 और 12 के अलावा 2 का भाग भी जाता है, 3 का भाग भी जाता है, 4 का भी जाता है और 6 का भी पूरा भाग जाता है। यहाँ तक तो पहाड़े हमें आते हैं ना। तो ठीक है, हमने देखा यहाँ पर पे इनके गुणनखंडों की संख्या लास्ट में कितनी हो गई, 6। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे कि ये इतना साफ काम करने का कारण क्या है। बिल्कुल इसके पीछे मेरा एक उद्देश्य है। हम जानना चाह रहे हैं अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, वहीं पे लौट रहे हैं उसी बिंदु पर। तो अगर हम ध्यान से देखें तो कुछ संख्याएं ऐसी हैं जिनके गुणनखंड 2, 2, 2, 2 और 2 रह रहे हैं। ठीक है, बाकियों के घट बढ़ रहे हैं, कहीं 3 हो रहे हैं, कहीं 4 हो रहे हैं, कहीं 6 हो रहे हैं। ठीक है ना, तो ये इन सब से अलग है, और जिनके गुणनखंड 2 हैं वो उनसे अलग है। अब ये क्या अलग है उसके बारे में बात करने से पहले बात करते हैं हम 1 की। आप देख पा रहे हैं 1 जो है उसका गुणनखंड केवल 1 ही है। ठीक है ना, तो ये तो सबसे ही अलग हो गया। तो हम यहाँ पर पे अब बात करते हैं अभाज्य संख्याओं की। तो जिन संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड हैं, देख रहे हैं आप, केवल 2, इसको अपने ऐसे ले भी लेते हैं, केवल 2 गुणनखंड, केवल 2 गुणनखंड, केवल 2 गुणनखंड और केवल 2 गुणनखंड, ये संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात इन संख्याओं में और किसी संख्या का भाग नहीं जाता है। अ लग गया ना, उल्टा होने वाला है। तो अब आप समझ गए होंगे भाज्य का मतलब। बिल्कुल, भाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनमें खुद के अलावा और भी संख्याओं का भाग जाता है। जैसे आप यहाँ पे देखें 6 गुणनखंड हैं, तो निश्चित तौर पे 1 और 12 के अलावा और किस किस का भाग जा रहा है, 2 का, 3 का, 4 का, 6 का भाग जा रहा है, भाज्य संख्या है। भाग नहीं जा रहा है, अभाज्य संख्या है। ठीक है ना, तो यहाँ पर पे हम समझ गए कि अभाज्य संख्याओं की परिभाषा अगर हम देखें तो क्या बन जाएगी, वे संख्याएं जिनके गुणनखंड 1 और वह स्वयं वह संख्या ही हो। आप ध्यान दें, जहाँ पर पे 2 है, 2 में 1 तो सब में आना ही है, वो तो हमें पता है, और अगला गुणनखंड क्या है, वो संख्या खुद ही तो है, 1 2, 1 3, 1 5, 1 7 और 1 11। अर्थात 1 तो होना ही, और खुद वो संख्या, उसके अलावा और किसी का भाग नहीं जा रहा है। तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं, बिल्कुल ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर पे समझ गए कि यहाँ पर पे हमारी अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7 और 11। ध्यान है ना पीछे, 2, 3, 5, 7 और 11। अब बात आती है कि 1 का क्या हुआ। 1, तो 1 के बारे में बता दूं, हमने जो भी परिभाषा पढ़ी है, गुणनखंड 1 और वह स्वयं संख्या, अर्थात कितने गुणनखंड होने चाहिए, 2। ठीक है ना, हर बार हमारे पास 2 आ रहे थे, केवल उन्हीं को हमने गोला किया। यहाँ पर गुणनखंडों की संख्या कितनी आ रही, केवल 1। अगर एक और गुणनखंड हो जाता तो हम इसे अभाज्य संख्या मान लेते। तो अब ऐसे में इसको क्या मानेंगे, बिल्कुल ऐसे में हम न तो इसको अभाज्य संख्या मानेंगे, न ही इसको भाज्य संख्या मानेंगे। ये अपने आप में अलग ही है। ठीक है, और हमने ऐसी चर्चा पूर्व में जब हमने दूसरा पार्ट पढ़ा था तब भी जिक्र किया था कि एक न तो भाज्य संख्या है, न ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, याद रखिएगा इस बिंदु को, क्योंकि कई बार काम आता है। और अब बात करते हैं हम, यहाँ पर पे ये 11 है, हो सकता है आपको कुछ और दिख रहा हो, इसको हमने 11 लिखा था। ठीक है, चलते हैं आगे, भाज्य संख्याओं की बात। वे संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। तो मोटे तौर पे हमें बात समझ में आ गई, जिनके केवल 2 गुणनखंड है वो अभाज्य संख्या है, और जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड, चाहे 3 ही हो, चाहे केवल 3 ही हो, तो वो भाज्य संख्या बन जाएगा। ठीक है, और वे संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और अभी हमने बात रखी, ध्यान रखें, एक न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है, अभाज्य भी नहीं और भाज्य भी नहीं है। तो याद रहेगा ना इसको। नेक्स्ट चलते हैं आगे, जो कि है एक उदाहरण है जो आपकी पाठ्य पुस्तक का ही है, 15 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं लिखिए। तो 15 से छोटी हमें अभाज्य संख्याओं के लिए हम 12 तक तो पूर्व में चर्चा कर चुके हैं, करी थी ना हमने। ध्यान दें आप, यहाँ पे हमने कहाँ तक चर्चा की थी, 12 तक। तो 12 तक तो इन्हीं में से चुन लेते हैं ताकि हमारा थोड़ा समय बच जाए। ठीक है ना, तो यहाँ पर पे 15 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं, उत्तर हमारा हो गया 2, 3, 5, 7 और 11। ये 5 संख्याएं तो क्या है, अभाज्य संख्याएं। ठीक है ना, और बची हुई भाज्य संख्या, लेकिन हमें तो केवल यहाँ पर पे अभाज्य संख्या लिखनी है जो कि 15 से छोटी हैं। तो हमें
15 से छोटी छोटी मतलब 14 तक दिखना है, ठीक है ना। तो 14 तक में अब हमारे पास 12 तक बात कर चुके हैं, अब हमारे पास केवल कौन बचा है, 13 और 14। हमें इनकी बात करनी है कि ये अभाज्य में आता है या भाज्य में आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं 13 की। तो आप ये तो जानते हैं कि 13 में 1 और 13 का भाग तो जाना ही है, अर्थात ये दो तो गुणनखंड हो नहीं है। इसके अलावा आप मुझे बताएं 13 किसके पहाड़े में आता है या 13 में किसका पूरा पूरा भाग जाता है, कुछ भी समझ लीजिए आप। तो बताएं मुझे 13 में और किस किस का भाग जाता है। तो मुझे तो कुछ भी याद नहीं है ना कि 13 किसी के पहाड़े में आता हो या 13 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो हम समझ गए कि यहाँ पर पे क्या 13 के केवल 2 ही गुणनखंड होने वाले हैं, जो कि क्या है 1 और 13। और हम जानते हैं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं। अर्थात इसी क्रम में 13 भी जुड़ने वाला है, ठीक है ना। अब चलते हैं अगली संख्या पर, जो कि हमारी 14। तो 14 की बात करें तो हम जानते हैं 14 के गुणनखंड 1 और 14 तो होने ही हैं। अब 1 और 14 के बीच के ढूंढने हैं। तो मुझे बताएं आप 14 में पूरा पूरा भाग और किसका जाता है या किसके पहाड़े में 14 आता है, बिल्कुल 2 के पहाड़े में 14 7 दफ़ा आता है। तो हम समझ गए यहाँ पर पे 14 के गुणनखंड 2 भी है और 7 भी है। आप जानते हैं ना 14 में अगर 7 का भाग दें तो कितने दफ़ा जाने वाला है, 2 दफ़ा जाने वाला है, 7 दूनी 14। तो इसके गुणनखंड क्या हो गए, 2 भी हो गया और 7 भी हो गया। उसके अलावा 14 किसके पहाड़े में आता है, 3 के, 4 के, 5 के, 6 के और 7 की तो बात कर चुके हैं। बिल्कुल 3 4 5 6 में तो नहीं आता। तो इसका मतलब इसके गुणनखंड कितने हो गए, इसके गुणनखंड हो गए 4। तो ये भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या, बिल्कुल ये भाज्य संख्या, क्योंकि 2 से ज़्यादा हो गए, 4 हो गए ना। तो ये भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या तो नहीं है। तो हम 15 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं में किस किस का जिक्र करेंगे, 2 3 5 7 11 और 13। ये कुल कितनी संख्याएं हो गई, ये हो गई हमारी 6 संख्याएं। और अगर इस सवाल को वो ऐसे नहीं पूछता, आपसे ऐसे पूछ लेता कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं लिखिए, तो अभी हम यही उत्तर लिखने वाले थे, ठीक है ना। क्योंकि हमने क्रम से देखा था, इनको देखा था ना, ध्यान दें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक तो बात की थी, और अभी हमने आगे बात कर ली 13 और 14 की करी थी ना। तो ये क्रम से तो चल रहे हैं। तो प्रथम में कहाँ से शुरुआत हो रही है, 2 से, ठीक है ना। तो ये प्रथम 6 संख्याएं भी हैं और 15 से छोटी भी अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है ना। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट बिंदु की ओर, जो कि है सम और विषम संख्याएं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने छोटी कक्षा में निश्चित तौर पे सम और विषम को सुना तो होगा। अगर सुन रखा है तो याद कीजिए क्या पढ़ा था, और अगर नहीं सुना है तो अब समझ लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो पहले मुझे इससे पहले ये बताएं कि ये जो मैंने 4 संख्या लिखी है, पहली संख्या है 4612, दूसरी है 1935, तीसरी है 7221 और चौथी है 9538। क्या आप मुझे बता सकते हैं इन चारों संख्याओं में से किन किन में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। आप सोच रहे होंगे बहुत टाइम लगने वाला है, हम एक एक को भाग देंगे, बहुत टाइम लगेगा। तो ऐसे में मैं इंतज़ार तो नहीं करूँगी, तो बेहतर रहेगा आप वीडियो को पॉज करें और भाग दे करके देखें। तो आपको लग रहा होगा मैडम भाग देने में भी बहुत टाइम लगने वाला है, कितनी देर तक पॉज देने वाले, तो आपकी बात बिल्कुल सही है, बहुत समय लगने वाला है। लेकिन अगर मैं आपको कोई शॉर्ट ट्रिक बता दूं जिससे आपको पता चल जाए, संख्या को देखते ही पता चल जाए कि इसमें 2 का भाग जाने वाला है या नहीं, तो आनंद आएगा ना। इसीलिए तो बच्चों हमारे इस पाठ का नाम है संख्याओं के साथ खेलना। हम संख्याओं को देख करके ही समझ जाएंगे कि ये तो हम ऐसे मौखिक कर सकते हैं, तो ये खेलना ही तो हुआ एक तरह से, है ना। तो यहाँ पर पे हम इस चीज़ को अगर समझने के लिए पहले एक थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं सम संख्याओं की। तो सम संख्याएं क्या होती हैं, इसमें लिखा है वह संख्या जिसके इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 या 8 अंक सम संख्याएं कहलाती हैं। आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, बिल्कुल, तो इस बात को आप अच्छे से समझें। लेकिन जैसे अभी मैंने पूर्व में जिक्र किया था कि आपसे पूछा था कि इनमें से किस किस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो अगर हम 2 के पहाड़े की बात करें तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20, हम 10 तक ही लिखते हैं, अधिकतर 2 दाया 20। वैसे पहाड़ा तो आगे तक चल सकता है ना, लेकिन हमारे प्रचलन में 10 तक ही है। पर खैर हम इससे निष्कर्ष निकालेंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ तक इकाई के अंक पर ध्यान देते हैं। इकाई के अंक पर कौन है, 2। इकाई के अंक पर स्थान पर कौन है, 2। केवल इकाई के स्थान की बात करें, ठीक है। इकाई के स्थान पर कौन है, 4। इकाई के स्थान पर कौन है, 4, ठीक है। इकाई के स्थान पर कौन है, 6। इकाई के स्थान पर कौन है, 6। कुछ समझ में आ रहा है। इकाई के स्थान पर है 8। इकाई के स्थान पर है 8, दोनों में 8 8 है, ठीक है। और इकाई के स्थान पर कौन है, 0, और इकाई के स्थान पर कौन है, 0। अर्थात अगर मैं आगे भी लिखूं
तो निश्चित तौर पे क्या आने वाला है, 2 4 6 8 0 इकाई के स्थान पर, ठीक है ना। मैं इकाई के स्थान की बात कर रही हूँ, मैं आगे दहाई या सैकड़े के स्थान की बात नहीं कर रही हूँ। तो एक क्रम चल रहा है, ना। तो 2 4 6 8 0 2 4 6 8 0 ये वास्तव में हमें बताता है कि जिन संख्याओं में इकाई के स्थान पर 2 4 6 8 0 होगा उनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, ठीक है ना। मिल गई ना एक छोटी सी ट्रिक। तो हमें यही बात यहाँ लिखी गई है, वह संख्या जिसके इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 या 8 अंक हो सम संख्याएं कहलाती हैं। अभी मैंने कहा कि 2 का पूरा पूरा भाग जाता है और अब मैंने बोल दिया सम संख्याएं। बिल्कुल दोनों का मतलब एक ही है। अर्थात अगर हम यूँ कहें जिन संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है वो सम संख्याएं कहलाती हैं, या यूँ कह सकते हैं सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। आ रही बात समझ में? दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो अब आप मुझे बताएं कि इनमें से इकाई का स्थान देखना है केवल, तो यहाँ पर इकाई के स्थान पर कौन है, 2, और 2 तो इकाई के स्थान पर है तो 2 का भाग जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ देखें इकाई के स्थान पर कौन है, 1, तो 1 तो इसमें नहीं है ना, 2 के पहाड़े में इकाई के स्थान पर 1 नहीं है, इकाई के स्थान पर 1 नहीं, आगे हो सकता है, आगे की बात नहीं करें हम, दहाई सैकड़े की बात नहीं करें। तो यहाँ पर इकाई के स्थान पर कौन है, 1, 2 का भाग नहीं जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इकाई के स्थान पर 5, 2 का भाग नहीं जाएगा, और 8 है तो 2 का भाग जाएगा। या यूँ कह सकते हैं कि 4612 और 9538 सम संख्याएं हैं। आ रही बात समझ में? और वही बात आप यहाँ भी समझ गए होंगे। यहाँ पे कुछ उदाहरण लिए, पीछे इकाई के स्थान पर 0, पीछे इकाई के स्थान पर 2 और पीछे इकाई के स्थान पर 6, केवल इतना ही देखना है और हम बता सकते हैं कि इसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। भाग देने की आवश्यकता नहीं, बता सकते हैं। हाँ, वो भागफल पूछेगा तब तो भाग देना ही है, लेकिन केवल इतना पूछा जाए कि भाग जाता है या नहीं जाता तो केवल इकाई का स्थान देखा, उत्तर दे दिया, ठीक है ना। है ना आनंददायी? अब चलते हैं, ये तो हुई बात सम की, अभी विषम बाकी है। तो ये भी उसी तरह का है जैसे भाज्य का उल्टा अभाज्य, वैसे सम का उल्टा क्या हो जाएगा, विषम, ठीक है ना। और विषम का मतलब आप समझ गए, जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। तो नहीं जाता तो कैसे चेक करेंगे? सिंपल है, जो संख्या यहाँ पर छूट गई, हम गिनती की बात करते हैं ना, गिनती में हमने जो हमारे अंक होते हैं, टोटल अंक कितने होते हैं, हमारे टोटल अंक होते हैं 10, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यही तो टोटल अंक है हमारे 10 अंक, जिस पर पे पूरा का पूरा गणित टिका हुआ है ना। तो यहाँ पर हमने 0 2 4 6 8 की तो बात कर ली, 0 की बात कर ली, 2 की बात कर ली, 4 की बात कर ली, 6 की बात कर ली और 8 की बात कर ली। अब बचा कौन कौन? बिल्कुल बच गया हमारे पास में 1 3 5 7 और 9। तो यहाँ से हम समझ गए जिन संख्याओं में इकाई के स्थान पर 1 3 या 5 आ रहा है वो संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। बिल्कुल सही समझ में आ रहा है आपको, अर्थात इनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं आगे। विषम संख्याएं वह संख्या जिसमें इकाई के स्थान पर 1 3 5 7 9 अंक हो विषम संख्याएं कहलाती हैं। आप देख पा रहे हैं 457 में इकाई के स्थान पर 7 है, ठीक है, 9 है और 1 है, ये तीनों की तीनों संख्याएं क्या होने वाली है, विषम संख्या है, या यूं कह लीजिए इनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं सम संख्या और विषम संख्या की, जो कि हमारी अभाज्य संख्याओं के साथ जुड़ करके है। देखो बच्चों, हमने अभी बात की अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, 4 संख्याएं सीखी ना नहीं आज हमने, और अब हम इन चारों को साथ लेकर के कुछ नया निष्कर्ष निकालने वाले हैं। वो निष्कर्ष क्या है, ध्यान दीजिए। 2 सबसे छोटी सम संख्याएं जो अभाज्य है, अगर हम इसको ऐसे पढ़ें तो शायद हमें समझ में नहीं आने वाला। पहले हम बात कर लेते हैं अभाज्य संख्याओं की। तो पूर्व में हम चर्चा कर चुके हैं कि प्रथम 6 अभाज्य संख्याएं 2 3 5 7 11 और 13 हैं। पूर्व में करी थी ना हमने चर्चा, तो बस इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर पे सबसे छोटी संख्या कौन है, 2 है।
तो यहाँ एक आप निष्कर्ष याद रख सकते हैं कि अभाज्य संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन होती है? 2 होती है, ये याद रखिएगा। और सबसे बड़ी चूंकि हमें संख्याओं की लिमिट ही पता नहीं है तो अभाज्य संख्याओं की भी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है ना। तो ये बात तो हमें समझ में आ रही है। तो सबसे छोटी तो बता सकते हैं, तो सबसे छोटी हमारी अभाज्य संख्या कौन होती है? 2 होती है। लेकिन ये 2 के साथ इसने एक चीज़ और जोड़ दी, तो सबसे छोटी तो हमने बोल दिया, अभाज्य संख्या भी बोल दी। अब ये क्या कहना चाह रहा है? ये कह रहा है ये जो 2 है, ये 2 कैसी संख्या है? अब हम बात करें सम और विषम की, तो हम जानते हैं 2 में 2 का पूरा भाग जाता है, अर्थात 2 क्या है? सम संख्या है, ठीक है ना। तो अब बात को वापस पढ़ते हैं, शायद अब आपको समझ में आएगा। 2 सबसे छोटी, ठीक है, और कैसी संख्या है? सम संख्या है, और सम संख्या के साथ क्या है? अभाज्य भी है, ठीक है। तो 2 के बारे में हमें नया क्या पता चला कि 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है, ठीक है। अब बात करते हैं बाकी संख्याओं की। तो अगर हम ध्यान से देखें 3, 5, 7, 11, 13, क्या इनमें 2 का भाग जाता है? बिल्कुल नहीं जाता। हमने चर्चा की थी जिनमें इकाई के स्थान पर 1, 3, 5, 7 और 9 है, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? विषम कहलाती हैं, चर्चा करी थी ना। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इकाई के स्थान पर 3 है, 5, 7 और 9 की बात तो हुई नहीं, लेकिन वापस से ये देखो 1 आ गया, ये 3 आ गया ना। तो हम देख पा रहे हैं आगे की सभी संख्याएं क्या हैं? विषम हैं, ठीक है ना। केवल 2 ही अभी तक सम निकला है, आगे तो क्या चल रही है? विषम है। अगर आपके पास समय हो तो निश्चित तौर पे आगे की संख्याओं को चेक करना और देखना कि वो सम निकलती हैं या विषम निकलती हैं, ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं आगे की सब संख्या विषम ही निकलने वाली है। तो यहाँ से निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला कि केवल 2 ही सम संख्या है जो अभाज्य है, बाकी सब की सब जो संख्याएं हैं 2 के अतिरिक्त सभी अभाज्य संख्याएं क्या हैं? विषम हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हुआ ना हमारी जानकारी के लिए, तो इसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना, ताकि हमें पता चले कि जब भी हमारे पास खूब सारी संख्या लिखी हो, जैसे मान लीजिए 3572 और वो पूछ रहा है कि बताएं ये अभाज्य है या भाज्य, ठीक है। तो वो चेक करने से पहले हम क्या चेक कर सकते हैं? हम चेक कर सकते हैं कि 2 से भाग जा रहा है या नहीं जा रहा, सम है या विषम। सम है, अगर सम है तो निश्चित तौर पे ये अभाज्य संख्या नहीं है, अर्थात सम संख्या है। अर्थात हम यहाँ से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं जितनी भी सम संख्याएं हैं वो भाज्य संख्या होती हैं, लेकिन 2 को छोड़कर, क्योंकि 2 एक अपवाद है, ठीक है ना। और फिर से समझें बात को, मैं कहना क्या चाह रही हूँ। अगर आपको कोई संख्या दे दी जाती है, कोई भी संख्या, जैसे 3856, यहाँ कॉमा नहीं है, ठीक है, 3856, और मान लीजिए 4713, 5964, ऐसे कोई संख्या दे दी और आपसे पूछ लिया ये अभाज्य है या नहीं, तो आप सिंपल सा चेक कर लें कि ये सम है या नहीं। ये संख्या 6 है तो सम है, और सम है तो ये कैसी संख्या है? भाज्य, अर्थात अभाज्य नहीं है। 3 है, सम संख्या नहीं है, तो अभाज्य हो सकती है। ऐसा कंफर्म नहीं है कि विषम संख्याएं अभाज्य होती हैं, लेकिन हो सकती हैं। लेकिन सम संख्याएं तो निश्चित तौर पे अभाज्य नहीं होंगी, केवल 2 को छोड़कर। उम्मीद है आपको ये सारे निष्कर्ष अच्छे से समझ में आ गए होंगे। साथ ही साथ हमने चर्चा की सम संख्याओं की, विषम संख्याओं की, भाज्य और अभाज्य संख्याओं की, आपको बेहतर से समझ में आ गए होंगे। और अच्छे समझ में आने के बाद में आप इनको अपने आगे के सवालों में, उदाहरणों में काम में लेने वाले हैं। इसलिए अगर अच्छे समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा आराम से देखें, निश्चित तौर पे समझ में आएगा, ठीक है। तो बने रहिए अगले वीडियो के लिए। धन्यवाद।